परी फिल्म की थी अनुष्का शर्मा के साथ। जी जी। पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म कर रहा हूँ। एक वो होता ना सिंपैथी वाली टोन में बात करने लगे मेरे दोस्त मुझसे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते तुम नहीं हो पिक्चर में। वहाँ मतलब एक लगा था बहुत मतलब ऐसा दिल टूटने वाला जो आप कह रहे हो। यहाँ होगी कंटेंट की भरमार और मिलेगा सेलेब्स की लाइफ का साथ। दिल खोल कर बोलो और दिल की सुनो, क्योंकि अब आ गया है दिल का रेडियो। हाय आसिफ और द बेस्ट दुल्हा एवर, दिस इज चारू खरे। दिल का रेडियो पर आपका स्वागत है। हाँ चारू। छोटे छोटे रोल से पाताल लोक, धरती लोक, स्वर्ग लोक, तीनों में तबाही मचा रहे हैं आप। आप अपने अंदाज, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत टाइम से किसी ने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच। आप अपने अंदाज से भी लोगों का दिल जीत रहे हैं। फैंस की तादाद की संख्या तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे। तो सबसे पहले इस जर्नी के लिए आपको ढेरों बधाई। थैंक यू सो मच। जी। तो आसिफ, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट कौन सा था? मतलब एक होता है कि टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं आपकी लाइफ का, तो वो कौन सा था, हमारे साथ शेयर कीजिए। अब मैं ये क्लियर हो गया था, अब मैं और कुछ नहीं करना। शायद वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने जिस दिन सोचा कि मैं बॉम्बे जाना है मुझे जी, वो, क्योंकि उससे पहले तो ये था कि मैं बहुत 10 चीजों के बीच में उलझा हुआ था। क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, मैं बहुत ज्यादा खराब था पढ़ाई में जी। तो जहाँ भी मतलब जिस भी चीज में मैंने हाथ डाला था उससे पहले तक हर जगह मतलब मुझे बहुत नाकामयाबी बहुत ज्यादा हासिल हुई हर जगह। तो फाइनली मुझे लगता है मेरा टर्निंग पॉइंट वो था कि जब फाइनली मैंने प्लान बना लिया कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे एक्टर बनना है 2010 में। वो मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। तो अगर हम पूछे कि एक रोल, अगर हम रोल के एक परसेप्शन से पूछे कि किस रोल ने आपको एक असल जो पहचान होती है वो दी, तो वो रोल कौन सा होगा आपका? अभी तक का मतलब मेरा जो रोल रहा है बहुत हिट वो था जामतारा में। मैंने कैरेक्टर, हिंदी अखबार के पत्रकार का मेरा कैरेक्टर था, अनस अहमद नाम है मेरे रोल का। वो सीरीज थी जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी हिट हुई थी। और वो उसके बाद ये हुआ कि बॉम्बे के जिन एरियाज में हम नॉर्मली घुमा करते थे जी, वहाँ जब हम जा रहे हैं तो लोग गाड़ी रुक रुक के आए। 2-4 बार हमारे पास लोग गाड़ी रोक के आ गए। मैं क्या बोला, आपकी फोटो लेनी है ये। तो वो मुझे लग रहा है कि जामतारा आने के बाद बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। ओके। तो अगर हम पाताल लोक की बात करें और आपके सीन की कुछ बात करें तो एक न्यूड सीन आपने किया है, तो उस सीन को हैंडल करना कितना मुश्किल था आपके लिए? कितने दिन लगे आपको खुद को प्रिपेयर करने में? तो वो करने के लिए पूरी वर्कशॉप की, और वो वर्कशॉप करने के दौरान मैंने अपने आप को बहुत तैयार किया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मुझे फैमिली को बताना था कि मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था आपके? तो मैंने सबसे पहले मेरी अम्मी को जब मैंने बताया पहली बार कि मैंने पूछा उनसे कि मम्मी मुझे इस तरीके का कुछ मिला है और मुझे कपड़े निकालने उसमें सारे के सारे, तो वो डर गई सबसे पहले तो। क्योंकि न्यूड सीन का मतलब एक स्टीरियोटाइपिकल दिमाग में होता है कि फिजिकल इंटीमेसी। तो मैंने कहा क्या ये ऐसे सब करने की क्या जरूरत पड़ी, किसके साथ कर रहे हो तुम? तो मैंने बताया जयदीप अहलावत। वो और डर गई, उनको लगा मर्द के साथ कर रहा है। मैंने कहा, मैं सब समझाया। मैंने कहा अम्मी ये फिजिकल इंटीमेसी वाला सीन नहीं है, ये बेसिकली पुलिस रिमांड वाला सीन है जिसमें जयदीप भाई एक्टर जयदीप अहलावत ये मुझे मारेंगे और मारते मारते बेसिकली उसका रिलीजियस उसका वो है आइडेंटिटी क्राइसिस है उस बंदे की लाइफ का। उसको रिवील करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए उसकी कपड़े वगैरह निकाल देंगे। फिर मैंने समझाने की कोशिश की बहुत ज्यादा। तो फिर 3 दिन बाद मानी है फाइनली वो कि हाँ ठीक है कर लो तुम, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। अच्छा। ओके। तो और खुद को आपने पूछा कि मतलब मैंने कैसे, उसका ये था कि वो 50 लोगों के सामने, क्योंकि सेट पे आप मुझे अकेले देख रहे हैं, 2 लोगों को देख रहे हैं, उस वक्त सेट पे कम से कम 50 से 60 लोग होते हैं। तो वो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जिसको मैंने अचीव करने में काफी टाइम लगा। हालांकि वो सीन एक टेक में हो गया था या फिर आपको टेक लेने पड़े? नहीं, वो बहुत टाइम लगा उसको। मतलब सब मिला के मतलब 4-5 घंटे लगे हमें वो शूट करने में। ओके। तो आपका, अगर मैं आपके पसंदीदा एक्टर की बात करूं तो वो कौन है, और ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? मेरे पसंदीदा एक्टर ऑल टाइम फेवरेट आप कह सकती हैं, जो मतलब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से, क्योंकि सेम शहर से हम आते हैं, वो इरफान खान साहब। जी। और इरफान साहब को मतलब जिस दिन पहली बार जब
देखी थी हासिल फिल्म और मकबूल फिल्म जब पहली बार देखी थी जिंदगी में, तब उनको देख के ये कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं अब मैं फिल्म में लीड हीरो भी बन सकता हूँ। बिल्कुल। उससे पहले मुझे लगता था कि मैं साइड कैरेक्टर के लिए बनाऊं बस। उनको देख के जो हिम्मत आई थी कि अंदर नहीं इस बंदे ने किया है तो मुझे भी करना है अब। लेकिन आसिफ जी, आपने तो ये भी भ्रम तोड़ दिया कि साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती, और क्योंकि आपने बहुत कम रोल से ही अपनी पहचान बनाई है, और इस पहचान के बलबूते ही आज बहुत लोग अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे आपके फैंस के लिए संदेश आए कि उनसे पूछना कि इतने से रोल करके इतने सारे मीम्स बन गए उनके ऊपर, तो क्या अभी एक सवाल है, मैं पूछ ही लेती हूँ अब जिक्र आया है तो। अभी लखनऊ से है आराध्य तिवारी है, उन्होंने पूछा है आपसे कि आपके ऊपर आपने पंचायत में छोटा सा रोल किया था और बहुत सारे मीम्स बने। आपने ही कहा था एक इंटरव्यू में कि छोटे छोटे रोल से लॉटरी लग गई। तो क्या आप पार्ट 2 में पंचायत के हमें नजर आएंगे या नहीं? आई होप यार, जो चंदन भाई जो हैं जो राइटर हैं इसके पंचायत के, एक बार हमने फोन पे बात की, मैंने मजाक में उन्होंने बोला जरूर था, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो? उन्होंने कहा ट्राई कर रहे हैं अभी तो हम, पता नहीं कुछ भी। मैंने कहा अगर आप लिख रहे हो तो हमसे थोड़े पैसे ले लो, लेकिन दूल्हा का कैरेक्टर बढ़ा के लिख दो। तो आई होप बने यार, जो भी मैं तो चाहता हूँ कि देखिए जो भी मेरे सीजन है, जो भी मेरी सीरीजेज है, जिसमें एक तो अमूमन क्या करते हैं ना डायरेक्टर्स मेरे राइटर्स मेरे रोल को पहले सीजन में मार देते हैं, तो सीजन 2 फिर खत्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैंने सीरीजेस की हैं जिसमें मैं मरा नहीं हूँ, तो उसके मैं सीजन 2 करूँ बहुत जल्दी से आपके सामने लेकर के। हाँ जी बिल्कुल सही है। फिर मतलब बहुत कुछ अच्छा दिखने वाला है हमें एंटरटेनमेंट के तौर पर, अगर आप दूसरी सीरीज में भी दूसरे पार्ट में भी नजर आते हैं इसके तो। जी बिल्कुल जी। तो एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि फिल्म अग्निपथ में भीड़ में आपका भी एक डायलॉग था जी, और कट गया लेकिन। हाँ, जब वो कट गया, आप फिल्म देखने गए तो आपको पता चला कि वो सीन नहीं है या आप उसमें कैप्शन नहीं किए गए हैं। तो ऐसे जो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसे जो जब ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में, तो उस समय आपने खुद को कैसे संभाला? ये वाला हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट एक्चुअली बड़ा मेरे लिए तब था जब मैंने परी फिल्म की थी अनुष्का शर्मा के साथ। जी। वो फिल्म की थी तो मैंने मतलब वो पहला ऐसा कैरेक्टर था मेरा, क्योंकि उससे पहले सिर्फ टॉयलेट एक प्रेम का था, मैंने 1 सेकंड का रोल किया था, छोटा सा रिपोर्टर का। जी। तो वो उसमें मेरा डायलॉग कट गया था, सिर्फ मेरी शक्ल दिखी है उसमें अक्षय कुमार के साथ में। अच्छा। तो उसके बाद जब परी मिली, जो परी वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसमें कि मेरे 4-5 सीन थे जी। तो मैंने अपने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि मैं अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म कर रहा हूँ, एंड मेरे सीन है ऐसा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया। फाइनली जब फिल्म रिलीज हुई जी। तो हमारे शहर में पिक्चर रिलीज होती नहीं थी उस वक्त, तो हमें 30 किलोमीटर दूर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए जी। तो मेरे सारे दोस्त वगैरह फिल्म देखने के गए, रात वाला शो, में बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि अब आएंगे, बताएंगे मुझे कि तुम्हें देखा, बड़ा अच्छा लगा, वगैरह वगैरह सारी चीजें। वो आ गए वो लोग, बट फोन नहीं आया उनका रात तक 1:30 बजे तक। फिर मैंने फोन किया उनको, मैंने कहा क्या हुआ? तो वो होता ना सिंपैथी वाली टोन में बात करने लगे मेरे दोस्त मुझसे। मैंने कहा हुआ क्या? कहते तुम नहीं हो पिक्चर में। मैंने कहा क्या मतलब मैं नहीं हूँ? तो एक जगह आते 2-2.5 सेकंड के लिए बस। तो वो उस वक्त वहाँ मतलब एक लगा था बहुत, मतलब ऐसा दिल टूटने वाला जो आप कह रहे हो, उस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे बनी थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फिर मैंने समझाया अपने आपको, मैंने कोई टेंशन नहीं है, आगे चल के जिंदगी में बहुत आगे जाना है। अच्छा ठीक है, अगर हम एक्टिंग की दुनिया की बात करते हैं, अभी एक्टिंग की दुनिया में जो नए आसिफ हैं या जो नए आसिफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? उनके लिए एडवाइस यार, जो भी दोस्त आते हैं नए, उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक्टिंग ऐसा 2-4 दिन वाला खेल नहीं है यार। जी। ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन सबसे, जो भी दोस्त आना चाहते हैं बॉम्बे, आइए, बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन अपने आप को प्रॉपर तैयार करके आइए। जी। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था और जिसमें आप ये कहते हुए नजर आए थे कि मतलब मेरा कुछ अगर हर कोई जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमसे ये पूछा जाएगा कि पहले क्या किया है, तो फिर प्रेशर्स का तो मौका ही नहीं आएगा। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर यहाँ और जब हम जाते हैं ऐसी जगह पर, या किसी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या एक्टिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो मालूम पड़ता है कि 5 महीने की फीस 50,000 है,
और अब तो और भी ज्यादा चीजें धीरे धीरे महंगी हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके पास में कोई जरिया नहीं है और वो भी दूसरे आसिफ हैं, मैं कह सकती हूँ, तो वो क्या करे? हमारे इंडिया में 4, जो मुझे पता है एटलीस्ट 4-5 एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जो कि सबसे टॉप क्लास के, और वहाँ पे बिल्कुल फीस नहीं है। जी जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली जी, 0 फीस है, उल्टा पैसे मिलते हैं वहाँ पे महीने का वो खर्चे के, ठीक है। और वहाँ से तो कौन निकले आपको पता है, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, मतलब इंडस्ट्री के दिग्गज वहाँ से निकले, ठीक है। उसके बाद है फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे जी, वहाँ पे बहुत थोड़ी सी फीस है जिसके लिए आप एजुकेशन लोन वगैरह ले लेते हैं, तो टेंशन नहीं है। SRFTC है कोलकाता में जी। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल में है, कोई फीस नहीं है। उसके बाद भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ जी जी। तो ये बहुत सारे, अगर देखिए सीखने वाला अगर इंसान होगा ना तो वो इतनी सारे साधन है उसके पास, प्लस इसके अलावा ढेर हमारे थिएटर ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत अच्छे जो डायरेक्टर्स हैं वो थिएटर करते हैं जो कि पैसे नहीं लेते, जैसे कि जिस तरीके से मैंने सीखा है थिएटर कीजिए। थिएटर में जब आपको लगे 2-3 साल करने के बाद जब आप तैयार हैं तो प्लीज आप NSD का फॉर्म भरें, आप MPSD का फॉर्म भरें, आप भारतीय नाट्य अकेडमी जाएं, वहां से निकल के जब आपको लगे कि हाँ अब अच्छा खासा काम हो गया तो फिर आप बॉम्बे निकलें फिर उसके बाद जी। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि जो चीज आपने फेस की है कल को आप और ऊपर मुकाम पर होंगे तो आप वैसी चीज कुछ डेवलप करें जो ऐसे लोग हैं या इस फील्ड में आ रहे हैं उनको इन सब चीजों का सामना ना करना पड़े? कोई मैं तो एक्चुअली शुरू से करना चाहता था ये चीज, आप यकीन करेंगे जब मेरे पास कोई काम नहीं था बॉम्बे में, मैंने सिर्फ क्राइम पेट्रोल और जब मैं टीवी वगैरह जब करता था जी जी, मैं तब भी अपने मेरा जो शहर है निम्बाड़ा में, यहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहा है कि आओ अपन साथ में थिएटर करते हैं, ताकि मैं कल को बॉम्बे चला भी जाऊँ तो मैं अपने पीछे 3-4 लड़के ऐसे तैयार करके जाऊँ जो कि आने वाले लड़कों को तैयार करें। और जी जी जी। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि अब जैसे थिएटर आप कर रहे हो, मैं बच्चों से तो मैं पैसे ले नहीं सकता क्योंकि कौन बच्चा किस तरीके से आ रहा है, किसी के माँ बाप अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो मेरे पास उस वक्त दूसरे पैसे नहीं होते थे, तो मैं फाइल बना के पूरा अपना सब कुछ, और मैं बहुत घूमा हूँ यहाँ पे, लेकिन उस वक्त किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया जी। जो भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो NGOs हैं या फिर यहाँ के जो जितने भी जो बड़े बिजनेसमैन है वगैरह मेरे शहर में, फिर मैंने अपने आप से जैसा भी हो सका मैंने कुछ दिन के लिए किया, फिर मेरी कुछ मजबूरियां रही कि मुझे बंद करना पड़ा, तो मैं उसको वापस शुरू करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी टैलेंट है हमारे मेरे गाँव का या आसपास के लोगों का जी, उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिले कि मेरे पीछे जब मैं बॉम्बे में हूँ तो यहाँ पे जब भी वो चीज करना चाहता है, अगर कोई भी किसी को नाटक करना है, किसी को ऐसी एक्टिविटी करना है या कुछ भी करना है तो वो उस प्लेटफॉर्म के जरिए कर सकते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा इस विचारधारा को सुनकर आपकी, और थैंक यू। तो मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि अभी क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपके आ सकते हैं, या फिर अभी क्या है ऐसा कुछ है जो पेंडिंग चल रहा हो लॉकडाउन की वजह से? एक्चुअली लॉकडाउन से पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट शूट किए जो कि रिलीज होंगे अब। एक है मिर्जापुर 2 Amazon प्राइम के लिए जी, ये वेब सीरीज है, और एक और है मेरा बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म है पगलेट। अच्छा, पगलेट है, इसमें एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ, तो ये फिल्म है और एक वेब सीरीज है। ये 2 प्रोजेक्ट है फिलहाल जो कि आफ्टर लॉकडाउन रिलीज होंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आसिफ, और दिल का रेडियो पर चारू खरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच चारू।